How many years are required for the decomposition of 5 microgram of X into 2.5 माइक्रोग्राम। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, कोई आंसर बोलेगा नहीं, मुझे चैट में रिप्लाई करना प्राइवेटली। ये 40 है, लास्ट है 50। ये जेई में आया था 19 में। ठीक है, चलो सॉल्व करो। एक मिनट दे रही हूँ, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज 2.5। नो रैंडम ऑप्शंस, सॉल्व करके चैट में आंसर। हाँ प्रभनु ठीक है, वेरी गुड। निखिलेश स्टार्ट द वीडियो। बाकी लोग भी करो। प्रभनु क्या अप्रोच की थी, चैट में लिख के बताओ क्या अप्रोच फॉलो की थी। यस निखिलेश, तुम्हारा भी ठीक है। देखो बेटा, बाकी लोग देखो, इधर हुआ मान्या। डी ऑप्शन आ रहा है। देखो ये के है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है ना, के जो यूनिट्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पता चल रहा है ना, ये रेट के यूनिट है ना बेटा। रेट बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इन्होंने ये माइक्रोग्राम में दे दी, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है। या तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, जैसे प्रभनूर फॉलो करता है, बट ज़्यादातर बच्चों को यूनिटरी मेथड मुश्किल लगता है, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था अपन ने, ठीक है, वो वाला मैंने फॉर्मूला लगाया। वो क्या बोलता है, कितना टाइम लगेगा ईयर्स में। ईयर्स में ही हमने के लिया, इसलिए कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 माइक्रोग्राम से शुरू किया, 2.5 रहना चाहिए, ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसको सॉल्व कर लो। आंसर क्या, सॉरी 0.05, आंसर क्या आएगा 50 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे तुम लोग कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? एक और है, फिर उसके बाद मैं आज वाला टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कराऊंगी। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। या कहता, फॉर द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। द वैल्यूज ऑफ इनिशियल रेट एट डिफरेंट रिएक्शन कंसंट्रेशंस आर गिवन इन द टेबल एंड हमको रेट लॉ निकालना। तो टेबल दिया है इसने, इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है। सेम फॉलो करना है, चैट में आंसर देना। किए थे ना हमने ये वाला,
इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल, तो वैसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर देखते रहा करो, उससे पता चल जाता है कि हाँ जी क्या हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं कर पा रहे। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है इससे। ठीक है, ये रेट दिया तुमको मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ये 5 है बेटा, 0.09 लास्ट है 0.7। ठीक है, ऑप्शंस हैं रेट ही है, मैंने आर लिख दिया, पूरा नहीं लिखा। यस, रेट लॉ निकालना। आज बेटा सॉल्यूशन की क्लास 6 to 7 पढ़ाऊंगी। आज लगा लेना, फिर ऐसे रह रहा है मान्या, ठीक है। आज अब से कंटिन्यू ही रखते हैं, चैप्टर वो भी खत्म कर दें। ठीक है प्रभु, एक तो डायरेक्ट निकल जाएगा, एक में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। हुआ बाकी लोगों का? ये भी 19 का ही क्वेश्चन आए थे, जेई का ही है। ये देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लग रहा है तुमको कि कोई मुश्किल क्वेश्चंस है? कर पाए ना दोनों क्वेश्चंस? मान्या क्या ऑप्शन आ रही है? पिया, अर्गुन, निखिलेश, जशन। ये ऑप्शन आ रहा है बेटा, देखो सभी लोग इधर ध्यान दो जरा, अब सॉल्व करना बंद करो। इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 3 बोल लो। वो तुमको सिखाया ही था 3 इक्वेशन बना के, वैसे कर लो, या इन दोनों को कंपेयर करो जरा। इन दोनों से क्या पता चल रहा है, ध्यान दो कैसे देखते हैं। बी की कंसंट्रेशन तो बेटा सेम रही है, सेम रही है ना बी की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई, 0.05 से 0.1 होगी, मतलब डबल हो गई। जब ए की कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हो गया। ये करना आता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई दोगे तो यही बनेगा ना। ए की कंसंट्रेशन जब हमने डबल की, ये डबल हो गया, मतलब ए की पावर 1 है। इतना तो क्लियर है ना। ये दोनों सी, बी और डी तो आ ही नहीं सकती, ए और सी में कोई होगा। अब ए की पावर 1 है, अब हमने बी की चेक करनी है, तो उसके लिए तुमको कोई कंपेयर कर लो, कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो, जैसे सिखाया था वैसे लिख लेना। उसको डायरेक्ट नहीं हम देख सकते, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन इसने किसी में कांस्टेंट नहीं करी है। तो मान लो मैं सेकंड और थर्ड को उठा रही हूँ, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा मेरा?
3 डिवाइड बाय 2 करें तो 0.72, 0.09, तो इधर तुम्हारा आ गया ए। मैं इक्वेशन लिख नहीं रही अब, ये बी का हमने ऑर्डर निकालना है। ए का तो हमको मालूम है, या पावर 1 आई थी, वो तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पता कर लिया था। ए की पावर 1 आती है और बी की हमको निकालनी है। ये समझ में आ गया कैसे लिखे? ठीक है, बस अब सॉल्व कर लो। ये 9 है, सॉल्व करें तो के काट दो, ये आ गया 0.72 डिवाइड बाय 0.09 करोगे 8 आ जाएगा। के कट गया, ए आ गया 2। ए कटना नहीं है क्योंकि 0.2 डिवाइड बाय 0.1 है। पावर 1 क्यों लिखी है मैंने? क्योंकि हमने ये निकाला था कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1 आ रहा था। और ये कितना आ गया 2 रेज टू पर बी। स्मॉल बी को क्या मानना है मैंने? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रिएक्टेंट। तो इसको सॉल्व करो तो तुम्हारी पावर 2 आएगी। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 है, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 2 है, तो ऑप्शन ए आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जशन? यस मैम। निखिलेश? बाकी लोग? ओके बेटा, तो इस टाइप के देखो क्वेश्चंस आएंगे आपको इवन कंपटीशन में, बोर्ड में आराम से हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी एक बुक उठा लो। जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड करना है वो अपना एनसीईआरटी पे फोकस करें, उससे भी बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेडिंग लिखो टॉपिक की। टॉपिक है बेटा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट, वो कैसे इफेक्ट होता है इफ वी चेंज द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। टॉपिक है क्या मतलब? जैसे एक एग्जांपल है, N2O5 एक रिएक्टेंट है, इसकी मान लो इसको हम डीकम्पोज करा रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, इफ यू परफॉर्म दिस रिएक्शन एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये पता चला कि आधा रिएक्शन होने में, आधा रिएक्शन का मतलब कि मान लो कि हमने इसका 100 कंसंट्रेशन लिया, 100 से 50 रहने में 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम ये रिएक्शन कराएं तो ऐसा देखा गया कि 10 दिन लग रहे हैं। ठीक है, फिर इसी रिएक्शन मतलब N2O5 की डिकम्पोजिशन इन्होंने दोबारा कराई, 25 डिग्री पे कराई मान लो, तो देखा 5 घंटे लग रहे हैं, आधा वही 100 से 50 रहने में। तो कितना फ़र्क पड़ गया? क्यों फ़र्क पड़ा? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया। पहले 10 दिन लग रहे थे, अब 5 घंटे लग रहे हैं। फिर सेम रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे किया तो 12 मिनट लगे। तो तुम देखो कि सेम रिएक्शन को परफॉर्म, इफ़ वी परफॉर्म द सेम रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, रेट में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। ये हमने उसमें भी किया था, आपको कल क्वेश्चन भी दिया था, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है। आगे बात समझ में? ये हमारा टॉपिक है। तो पहली बात तो ये है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये पहली लाइन हो गई। ये हमको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। अब ये तो जनरल बात है, कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, वो सारी चीज़ हमको स्टडी करनी है। तो रेट हमने लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पर एन होता है। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो हमें पता है कि जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जितना के का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, के की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका रेट भी नेचुरली ज़्यादा है। एंड वी नो द के टेम्परेचर डिपेंडेंट है। के क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट।
इसका मतलब कि यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो बेसिकली उसका के का वैल्यू चेंज होता है, जिसके कारण उसके रेट का वैल्यू चेंज हो जाता है। समझ में आई मैंने क्या बोला? हम टी चेंज करेंगे, मान लो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, कोई रिएक्शन हो रहा था A to B, फिर हमने उसी रिएक्शन का टेम्परेचर T2 कर दिया, उस पे उसका रेट कांस्टेंट कितना हो गया, K2। तो K2/K1 इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इट इज जनरली डिनोटेड विद n। तो ये पाया गया कि n की वैल्यू यूजुअली 2 के अराउंड आती है, 2 से ज़्यादा ही होती है और 3 से कम होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इनकी रेशो मान लो 2 आई सपोज, सॉरी ये K1 है, तो हम ये बोलेंगे कि K2 डबल हो गया। कब डबल हुआ? जब हमने टेम्परेचर T2 किया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? तो टेम्परेचर बढ़ाने से T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम आती है। कब? जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ K2/K1। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T+10। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम के बीच में आती है, जनरली 2 बोल देते हैं। तो जर्नल ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी रिएक्शन का इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री तो उसका रेट डबल हो जाता है। इज इट क्लियर? एन को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। प्लीज़ ये आप नोट कर लेना कॉपी पे। क्या क्या लिख सकते हो? अब टॉपिक का हेडिंग लिख लिया, उसके बाद पहली तो ये जर्नल लाइन लिखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिर कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो ये है कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू इसमें लाई करती है। तो मैं बोल सकती हूँ विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर। ये टॉपिक थोड़ा थेरेटिकल है, मैं इसके आपको आज नोट्स भेजूंगी, पिछले भी आज सारे भेज दूंगी। वैसे तो बेटा मैं सारा लिख ही देती हूँ, बट फिर भी मैं अपने खुद के नोट्स की पिक भी आपको भेज दूंगी। विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स। कोई भी रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है यदि हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो। अब इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था एरहीनियस। क्या नाम था? एरहीनियस साइंटिस्ट था। उसने इस टॉपिक की क्वांटिटेटिव स्टडी करी। क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है, ये भी हमने बता दिया कि डबल होता है, बट और ज़्यादा मिन्यूटली कि हर रिएक्शन में थोड़ा बहुत भी क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी करी। किस चीज़ की क्वांटिटेटिव स्टडी करी? कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और उसने अपना रिजल्ट एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया। उस इक्वेशन को बोलते हैं एरहीनियस इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरहीनियस इक्वेशन। क्या है एरहीनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहले तो इसके साथ जान पहचान करते हैं। क्या है इस इक्वेशन का नाम? एरहीनियस इक्वेशन है। क्या बताती है हमको एरहीनियस इक्वेशन? टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
बट रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसकी टर्म्स में देख रहे हैं, रेट कांस्टेंट की टर्म्स में, के की टर्म्स में देख रहे हैं। के पे इफेक्ट पता चल गया किसका, टी का, तो हमें रेट पे इफेक्ट पता चल जाएगा। एरहिनियस इक्वेशन क्या है, के है क्या भाई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, के है रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये कैपिटल ए, ये सारी मैं आपको बताऊंगी। कैपिटल ए को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसका एक और नाम भी है, दोनों नाम आपको याद करने हैं, दोनों नाम न्यूमेरिकल में आते हैं। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ए को, कैपिटल ए। के तो तुम जानते ही हो रेट कांस्टेंट है, कैपिटल ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये ई ए क्या है, कैपिटल ई है, पैर में ए है, ये होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़े, अभी पढ़ाऊंगी कि क्या है। आर गैस कांस्टेंट है, जो तुम पढ़ के आते हो ऑलरेडी, तुम जानते हो। इसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट थी ना, तो इस टॉपिक में इसकी वैल्यू हम ये यूज करेंगे 8.314। जब ये वैल्यू लेते थे यूनिट क्या थे, जूल पर केल्विन पर मोल। वो वाली लीटरों वाली नहीं वैल्यू यूज करनी यहाँ पे। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। क्या है इक्वेशन का नाम, एरहिनियस इक्वेशन है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही तो एक्सपोनेंशियल वाली, इतना जान गए, ठीक है। क्या करती है एरहिनियस इक्वेशन, हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है के पे इफेक्ट पता चल गया तो रेट पे पता चल जाएगा। अब हमने इसमें दो चीजें नहीं देखी हैं, एक्टिवेशन एनर्जी समझना पड़ेगा क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर देख लेंगे, ठीक है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। हमें आर पता है, हमें टी पता है। आ जाओ एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं पहले। देखो बेटा, अब कोई भी रिएक्शन ए टू, फोकस करना, समझने वाला टॉपिक है। कोई रिएक्शन हो रहा है ए टू बी, ए क्या रिएक्टेंट है, आपने एक बीकर लिया, उसमें ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। या तुम ऐसे कर लो और बेटर आसान होगा, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, ऐसे कर लो, ठीक है। ए बी रिएक्टेंट है, इसमें तुमने ए और बी का मिक्सचर ले रखे और रिएक्शन तुम करवाना चालू कर रहे हो। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते होते हैं, कोलाइड, आपस में वो टकराते हैं और फिर रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और बेटा जितने भी कोलिजन्स होते हैं ना, उसमें से कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, कुछ कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव होते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, कि वो इस ढंग से कोलाइड करे कि उनके कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन गया, उसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे ना, कि वो कोलिजन करने से हमारे पास रिजल्ट मिला, रिजल्ट मतलब हमारे पास प्रोडक्ट मिले। तो कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे, कुछ कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव होंगे। और हमें ये पता चल रहा है कि जो कोलिजन्स इफेक्टिव हैं सिर्फ वही कोलिजन्स प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी बात है। अब कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए अब हमें कौन से फैक्टर ये डिटरमाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो देखना है। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, फॉर अ कोलिजन टू बिकम इफेक्टिव, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, कि उससे हमको प्रोडक्ट मिल सके। इफेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, द रिएक्टेंट्स मस्ट हैव some minimum amount of energy, some minimum amount of energy called threshold energy। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सी।
जशन बेटा तूने क्या लिखा? देखो माइक से ही पूछ लिया करो, मेरा फ्लो बना हुआ था, मैंने डाउट तुम्हारा पढ़ा नहीं। क्या लिखा है ये? मैं पूछ रहा था कि जब आप कहते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक रिएक्शन डबल होएगा? मतलब डबल या उससे ज्यादा? डबल तो होता ही है, यही पाया गया स्टडी में। ठीक है, जनरली डबल या ट्रिपल के बीच में रहता है। तो उसका रीजन इसी में लाई करेगा, ऐसा होता क्यों है वो हम देखने जा रहे हैं। वो देखने के लिए हमें पहले एक्टिवेशन एनर्जी पढ़नी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी से पहले हम थ्रेशोल्ड एनर्जी समझते हैं। क्या हम बात कर रहे थे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना है, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएंगे यदि वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए उनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे कोई मान लो 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं कि 50 मार्क्स आएंगे, तब वो कट ऑफ हो गया कि 50 वालों से ऊपर वाले क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि इस रिएक्शन के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है, इतने होने चाहिए। तो वो रिएक्टेंट जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, वो वाले इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। दोबारा बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। ये रिएक्शन के लिए मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू 50 थी, 50 जूल है। इसका क्या मतलब है कि वो वाले रिएक्टेंट ए और बी, वो वाला रिएक्टेंट जिनकी एनर्जी 50 या 50 से ज़्यादा होगी, वो वाले प्रोडक्ट में बदलेंगे। इस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। उसके लिए हमें एक ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। ये देखो, इधर वाई एक्सिस पे मैं एनर्जी रख रही हूँ और इधर है मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितना को होएगा और कितनी एनर्जी के वेरिएशन से। देखना जरा, ये मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बना रही हूँ। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जो हीट लिबरेट करता है। अभी कुछ नहीं लिखना, ध्यान दो। ये बेटा रिएक्टेंट है, आर डाल दिया मैंने, ये प्रोडक्ट है, पी डाल लिया। इधर क्या एनर्जी? ये 0 है, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी, ई आर बोल सकते हो ना। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी जितनी एनर्जी थी, और ये प्रोडक्ट है, ये ई पी है, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये एक पीक तुमको दिख रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर ये जो टोटल एनर्जी है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये पी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, एंड इट इज अनस्टेबल, इसीलिए प्रोडक्ट में बदलता है। क्या ये क्या लिखा है मैंने, मतलब क्या सारा कुछ देखो। जैसे बेटा कोई रिएक्शन है, H2I2, ये HI में बदलता है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले ना ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ये H2 है, ये I2 है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इनमें HI बनना है प्रोडक्ट, तो HI में बॉन्ड बनना शुरू होता है और इनमें जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैं AC लिख रही हूँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। बेसिकली इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि बीच में कुछ बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इसीलिए देखो पीक पे दिखाया है। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या कह लो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से होके गुजरना पड़ता है। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो प्रोडक्ट पे पहुंचेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको एक एनर्जी की पीक मतलब चाहिए, इतनी एनर्जी उसके पास होगी तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। समझ में आ रही है बात?
वो टोटल एनर्जी जितनी चाहिए उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। बट थ्रेशोल्ड एनर्जी 0 से टोटल है, उसमें से ER एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी थी। जैसे मान लो पासिंग मार्क्स 30 है, किसी बच्चे को 10 नंबर का तो पहले ही आता है, इतनी उसकी तैयारी है, उसको पुश कितना करना पड़ेगा टीचर को 20 नंबर की और तैयारी करानी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी तुमको बाहर से देनी पड़ेगी ताकि वो उस पीक को क्रॉस कर जाए, ताकि प्रोडक्ट बन जाए, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी AE लिख रही हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ER क्या है? एनर्जी ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। दोबारा, कोई भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए उनको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए उनको एक एनर्जी मैक्सिमम उनको चाहिए होती है कि उतनी एनर्जी क्रॉस करेंगे तभी वो बन पाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो टोटल चाहिए, उसमें से कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे होती है उनके पास, वो उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी है। एक्स्ट्रा बाहर से जितनी देनी पड़ती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स बना सकें उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हमने ये पीछे ये लिखा था AEA। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट्स? समझ में आ गया? पूछ लो बेटा अभी कोई दिक्कत है तो। वही बात है, 10 नंबर का बच्चे को ऑलरेडी आता है, उसको 30 तक बचाने के लिए कितना धक्का लगाना पड़ेगा, उसके दोस्त को उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसके टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जितना पढ़ाना पड़ेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी है। AE लिख लो या उसे, या EA ऐसे लिख लो। ठीक है, टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑलरेडी जितनी है वो माइनस कर दो तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये सारा लिख लेना कॉपी पे, ये ग्राफ आना चाहिए आपको। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक में तुमको डेल्टा H तो आता है ना, एंथैल्पी होती है। एक्सोथर्मिक में माने डेल्टा H नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव है ना, वो उसका रीजन भी यहाँ पे है। ये देखो ग्राफ से तुम देख सकते हो, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? एनर्जी उसने रिलीज करी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, दिख रहा है ना तुमको, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो नेचुरली ये नेगेटिव आएगा। ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसे बनता है। एंडोथर्मिक का बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। सोचना, दिमाग लगाना अपना। ये थर्मो में पढ़े हुए हैं तुमने ग्राफ्स, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। ये एंडोथर्मिक का होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बाकी सारा वैसे ही है, बस इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए इसमें डेल्टा H पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? अब ये लिख लो, मैं ना नई मीटिंग शुरू करती हूँ, फिर ये 2 मिनट रहते हैं, फिर बीच में टॉपिक वो लटक जाएगा। लिख लिया? बता देना भाई फटाफट जब लिख लोगे, ताकि फिर मैं नई मीटिंग शुरू कर दूँ। अब इस इक्वेशन में हमको सारा समझ में आ गया। ए देख लेते हैं, ये बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ, तो 1 मिनट का ही है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, पहले इसको कंप्लीट कर लो। एंडोथर्मिक का भी अपना साइड पे बना लेना, बाकी सारा इसमें लिख लेना, एक्टिवेशन एंड ऑल दैट खुद से करना। ये डेल्टा H पॉजिटिव आएगा हमेशा, EP माइनस ER ही होगा, EP बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा एंडो। नोट्स बेटा अपने कंप्लीट रखने हैं। मैम हाँ 1 मिनट बेटा, ये क्या ओपन हो जाता है, रुको। हाँ जी बोलो। मैम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे हो जाती है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी? क्या आप बोल रहे हो? जो जो टोटल आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो वाली प्लैंक आइंस्टाइन की इक्वेशन थी जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक वो इफेक्ट मतलब वाला?
यस मैम, वही वाला। ये बोल रहे हो? यस मैम। बेटा इसमें तो ये था ना कि जैसे कोई मेटल की प्लेट है, इसमें तो ये था कि ये जो तुम उसमें फोटोन डाल रहे हो, ये तो उसकी एनर्जी हो गई ना टोटल। ये होगी यस। थ्रेशोल्ड। अच्छा, इससे कह रहे हो वर्क फंक्शन हो गया ना। हाँ बोल सकते हो, बट ये तो टिपिकली सिर्फ मेटल्स के केस में है ना, ये तो हम जनरल किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मेटल्स ठीक है के मैम। केस में तो इससे निकल जाएगी। बट और कौन रह गया? अर्गुन रह गई है ना। पिया वीडियो स्टार्ट करो। निखिलेश तू देख ले, करता नहीं है हैं? और कुछ हाथ में चला के रखता है, इसका मतलब यही हुआ। चल शक्ल तो दिखी तेरी। ओके, तो हम इधर देखो बेटा, ये कर रहे थे। इसमें हमको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया, के पता है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का दूसरा नाम क्या है पिया? फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए को और क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब नाम से क्या लग रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली क्या है, जैसे ए और बी को हम रिएक्ट करा के सी और डी बना रहे हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स taking place per unit time per unit volume। कितने कोलिजन्स हो रहे हैं कितने टाइम में कितने वॉल्यूम, पर्टिकुलर चीज़ के लिए देखेंगे। दैट्स इट। तो ये है तुम्हारी एरिहीनियस इक्वेशन, जो कि हमें क्वांटिटेटिवली बताती है कि टेम्परेचर चेंज होने से के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट वही लॉग वाला ट्रीटमेंट, और क्या ट्रीटमेंट। तुम इसका पहले नेचुरल लॉग लो ताकि हम ई को ख़त्म कर पाएँ। जो फॉर्मूलाज लॉग टू द बेस 10 पे लगेंगे वही ln पे भी लगते हैं। तो ये क्या बन गया? ln के ln ए माइनस ई अपॉन आर टी। पता ही होगा भाई, तुम तो ज़्यादा मैथ्स जानते हो मेरे से। ln ई 1 होता है, इसीलिए ये बनेगा। अब इसका ग्राफ आना चाहिए, वो बहुत पूछते हैं ये। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है, हर बार यही चिपकानी है और तो कुछ करना नहीं। बना लो ग्राफ। ये भी इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है, रीनियस इक्वेशंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन तुमको करा दिए थे, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, इतने तो करने ही है। बाकी सेकंड ऑर्डर का भी हमने ड्राइव किया था, जर्नल भी ड्राइव कर लिया था। अब ln के वर्सेस 1/t के वर्सेस ग्राफ चाहिए। अब ये देखो, आता है ना ये करना। ये 1/t हो गया तुम्हारा x, ln a होगी या इंटरसेप्ट, हो गया ln a। स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस ई ए अपॉन आर, ये हो जाएगी स्लोप। नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे, ठीक है। कर लिया ये? अगले पेज पे चल रही हूँ मैं। अब मान लो इसको मैंने लॉग में बदलना है, तो मैं क्या करूँगी? इसको देखना, ये तो समझ में आती होगी तुमको। 2.3 करा के एंड में देखो ये बनेगा। ये पता लग गया क्या किया मैंने? पता है क्या है, हर फॉर्म को क्रैम नहीं करना। हर बार तुमको यही समझाती हूँ, ये बेसिक याद रख लो। अब इस कल को मान लो ln में ग्राफ आ गया, कल को मान लो लॉग में ग्राफ आ गया, तो तुम बोलोगे मैम हम ये भूल गए थे। ये तो भूलोगे, ये याद रखनी है बस, और कुछ नहीं याद रखना। इससे बाकी तुमको सब कुछ बनाना आना चाहिए। अब इसका वो बोले कि जी ग्राफ ये बनाइए, लॉग के वर्सेस 1/t। अब तुम देखो ये क्या हो गया भाई, हमने तो ln से सीखा था, एक ही बात है भाई। ये लॉग ए इंटरसेप्ट और इसमें स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर आ जाएगा। और क्या, वो तुमको ग्राफ देके भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना पूछ सकते हैं। स्लोप दे दे और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना पूछ लें, तुमको पता होना चाहिए कि इसके बराबर है। तो बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है, अब इसकी एक और फॉर्म हम बनाते हैं। वो फॉर्म क्या है, लेट्स सी। हमारे पास अभी क्या आया था, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो यही लिखा है मैंने, ये जो आया था आपके पास। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो हम के पे देख रहे हैं। ठीक है, हम एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मान के चलते हैं। देखो थोड़ा बहुत चेंज होता है बट हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये मान के चलते हैं। एंड जो ए होता है, ए क्या है, ये वाला ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको भी हम मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा बट इन द कैलकुलेशन वी टेक एज कांस्टेंट, कि कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, वो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर से वेरी नहीं करती, ये असम्पशन लेके चलते हैं। अब मान लो T1 टेम्परेचर पे मेरा रेट कांस्टेंट K1 है। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, लिख लेना भाई ये इनिशियल टेम्परेचर। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लगाऊं तो मेरी इक्वेशन बनेगी log K1 रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर है। टाइम में मत कंफ्यूज कर देना, टाइम को हम स्मॉल टी लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी। log A माइनस ये अपॉन 2.303 आर T1, इक्वेशन नंबर 1। हम T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और K2 क्या है, रिकॉर्डिंग पे है ना ये, हाँ, रेट कांस्टेंट एट T2। तो इसके लिए क्या बनी, log K2 इज इक्वल टू ए पे फर्क हम नहीं मान के चल रहे, एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं मान के चल रहे, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है T2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1 करो जरा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखें क्या फॉर्म बन रही है। मैं ये साइड पे रब कर रही हूँ, लिख लिया होगा तुमने। अब ये भी याद नहीं रखनी, इसको भी तुमको देखो ड्राइव करना सिखा रही हूँ। वैसे तो न्यूमेरिकल इसके इतने ज़्यादा करोगे कि याद ही हो जानी है। 2 मिनट लगते हैं ड्राइव करने में, उससे ज़्यादा मुश्किल याद रखना होता है। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, लॉग ए कट गया, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, हमने किया था। क्या बनेगा, K2 अपॉन K1, याद है ना, देखो क्या फॉर्मूला था, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो मेरे पास माइनस की फॉर्म में था तो मैं डिवाइड में लिख पा रही हूँ। तो इसमें से log a कट गया, क्या कॉमन आ रहा है, ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, अब इसको कर लो, आगे तो कर ही लोगे और क्या। लास्ट में मेरा क्या बच जाएगा, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में क्या बचा था, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो T1 T2 एलसीएम लिया, T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस T1। ये होगी न्यूमेरिकल्स में भर भर के यूज़, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन याद रखोगे, उससे ln लिया, ln से log लिया, log से T1 T2 पे इफेक्ट मैंने देखना है तो मैंने वो इक्वेशन ड्राइव कर ली। इसको मोटा मोटा अपने बॉक्स में डाल के रख लेना। K2 K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है T2 T1, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, T1 T2 क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। एनी डाउट्स? निखिलेश तो फिर छुप गया, दिख नहीं रहा मुझे। समझ में आ गया बेटा? अब मैं इसके न्यूमेरिकल ले रही हूँ, पहले एनसीईआरटी के कर लेते हैं।
देखो 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, लिखो जरा क्वेश्चन। पिया बेटा आज क्लास लगा लेना, 6 to 7 हेनरीज लॉ कराना। हम शायद मेरी क्लास है 5 o'clock, पर अगर वो फिनिश होगी टाइम पे तो मैं लगा लूंगी साथ के साथ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, बट वो सुन लेना, कम आता है तुमको चैप्टर, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर तो लो। लेट आ जाऊंगी, जब वो खत्म होगी साथ के साथ आ जाऊंगी। हाँ कोई बात, 6 to 7 है, क्लास कब तक है? पता नहीं मैम, एक्चुअली कब तक किसकी चलती क्लास है? मैथ्स की? मैम? नहीं नहीं मैम, वो आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ तो उसकी क्लास है। ओके गुड। उसमें कुछ अलग से आता है? यस मैम, वो तो बहुत ज्यादा ही है। ड्राइंग हाँ, एप्टीट्यूड भी है, ड्राइंग भी है और कुछ बेसिक अलग भी है। तो पटियाला में एकेडमी है उसकी कोई? नहीं है मैम, चंडीगढ़ में है। अच्छा वहां से ले रहे हो फिर ऑनलाइन कोचिंग? पटियाला में सैट वगैरह की भी नहीं है मुझे लगता है ना, जो बाहर जाने के लिए टेस्ट होता है, वो भी चंडीगढ़ में ही है मुझे लगता है। चलो जी। अच्छा बेटा एक चीज और कि ये ना कई बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं, अर्हीनियस पैरामीटर्स निकाल के बताओ, तो फिर तुम ये देखो कि अर्हीनियस पैरामीटर तो मैम ने बताया ही नहीं था। वैसे यहाँ पे नहीं यूज हो रहा, वो ए एंड ए दोनों को मिला के अर्हीनियस पैरामीटर का नाम देते हैं। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ज्यादातर तो कल्ले कल्ले ही पूछते हैं, बट कई बार बोल देते हैं अर्हीनियस पैरामीटर निकालिए, तो दोनों निकालने बोल रहा है, इसका मतलब क्या करोगे? क्या क्या दे रखा है देखो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यूज हैं, 2 टेम्परेचर्स हैं। T1 टेम्परेचर 500 केल्विन, 700 केल्विन। 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कितना है? 0.02। K2 कितना है? 0.07। तो पहले तो देखो जो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की उसको लगा के तुम ये निकाल सकते हो जाएगा इतना। देखो कैलकुलेशन कर लेना भाई, लॉग लूप फिर औखा तुम लोग फील करते हो। लॉग K2 कितना है? 0.07 अपॉन 0.02 है, तो लॉग 7/2 ही बन गया, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। ये आपा को निकालना है। आर की वैल्यू बताया था 8.314। T2 कितना? 700 माइनस 500 200, नीचे 700 इंटू 500। ये log 7 log 2 तो आती हैं, टेबल में की थी अपन ने, याद कर, वो टेबल बनाना आता है ना। log 2.3 log 7 देखो कितना है, ये आपका मेरे ख्याल 0.85 था, चेक कर लेना एक बार, आंसर आ जाएगा। ये का एंड में बड़ा सा आता है तो वो प्रेफरेबली किलो जूल्स में निकाल के आंसर दे दिया करो। प्रभनु तेरा वहां पे कौन सा चैप्टर चल रहा है? यही वाला मैम, कल यही किया था। तो इलेक्ट्रो भी करा दिया क्या सारा? नहीं, अगला मैम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे। नहीं पहले तो सॉल्यूशन कर रहा था, फिर इलेक्ट्रो नहीं कराया? नहीं, अच्छा बड़ा रैंडमली से चल रहे हैं इस बार, कुछ भी। सॉलिड्स लास्ट चैप्टर है हमारा मैम, सॉलिड एंड लास्ट में। में कराएंगे? यस मैम। अच्छा ये सारा ही किया था? यस मैम। इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा, इतना काम अब तुम लोगों ने करना है। तो मैं अभी अगला क्वेश्चन, अच्छा ये निकाल लिया, अब ए कैसे निकालोगे? ए तो है नहीं यहाँ पे, क्या करें मान्या? ये आ गया ना, एक चीज और भी पूछी है ना, तो देखो जो हमने पहले फॉर्म बनाई थी, बेसिक आ जाओ, ये तो याद है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, है ना। इससे हमने ये सीखा था कि एल वाली फॉर्म कैसे बनानी है, सीखा था ये। फिर इससे हमें ये भी पता है कि लॉग वाली फॉर्म में भी बदल सकते हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT, आती है ना।
एक्सक्यूज मी, ये निकल आया। अब ये वाली फॉर्म में वैल्यू भर दो, कोई भी ले लो, या तो ये डाटा उठा लो या ये उठा लो। लॉग के मान लो पहले वाला ले रहे हो तो इतनी वैल्यू पुट की 0.02, लॉग ए निकालना है, ये निकाल के हटे हो, आ जाएगा। टेम्परेचर ये वैल्यू ले रहे हो तो टेम्परेचर 500 पुट करना है। बस यही ध्यान रखना है कि ये ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आया क्या बोला मैंने? पर इसमें आपको एंटी लॉग भी करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद अब लॉग ए निकालना है। लॉग ए एक साइड रखा, लॉग के मान लो ये वाला यूज कर रहे हो, ये सारी टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी। ये की वैल्यू निकाल के हटे हो, आर पुट कर लेना, टी 500 पुट कर लेना, ये सारा कुछ कर करा के मान लो एक्स वैल्यू आ गई। लॉग ए एक्स के बराबर, ए निकालना है तो फिर उसका एंटी लॉग। एंटी लॉग भी सिखाया था तुमको, बिना कैलकुलेटर के भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, वैसे कर लेना। देखो 5 मिनट की मेहनत है, बट कैलकुलेशन एक बार अपने हाथ से कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर डर ही बैठा रहता है और फिर छोड़ के आ जाते हो। आगे बात समझ में? इसका बेटा मैं होमवर्क दे रही हूँ, तो ये देखो मैंने 2 सॉल्व एग्जाम्पल करा दी, 4.9 एंड 4.10। इसके रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना 2-4, कल मैं कॉपी चेक करूंगी तुम लोगों की। मैम ए के यूनिट डायमेंशनलेस है, ए हमारा ए के यूनिट्स डायमेंशनलेस है मैम। ए के यूनिट के वाले ही हो जाएंगे ना, ये चीज डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस है ना, मतलब ए तो नहीं, ए के यूनिट अच्छा, के वाले हो जाएंगे, ये वाली चीज डायमेंशनलेस है ना, ठीक ये है मैम। ठीक है, ए के यूनिट के वाले होते हैं। अच्छा एक चीज पहले क्वेश्चन वो लिख लो होमवर्क, फिर मुझे एक चीज और याद आई है वो बता दूंगी। रेट कांस्टेंट, हाँ बैक एक्सरसाइज का 4.23 कर लेना भाई, एक 4.26 ट्राई करना, हो जाएगा। बाकी मैं कराऊंगी वक्त, 1 मिनट। एक ये तो बैक एक्सरसाइज के हैं, मैं चेक करूंगी, फिर मत कहना तुम लोग करते कुरते नहीं, मुझे पता है। इंटेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड वाले तो मैं दोनों करा दिए। अनसॉल्व्ड में बेटा 4.7 थेरेटिकल है, 4.8 एंड 4.9, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल दे रही हूँ, ये करनी है। एक चीज और सुन लो, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, इसमें ये जो चीज है ना, इसका एक नाम है, ये जो अकेली चीज है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। और ये क्या होता है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस पूरे को सॉल्व करें ना, मतलब ये e⁻⁻⁻t हम सॉल्व कर लें तो ये क्या चीज निकलेगी? मान लो ये कुछ भी आ गया, x के बराबर आ गया, तो वो क्या चीज निकलेगी? वो निकलेगी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ये इसके बराबर निकल के आता है, इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। मतलब बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दिखा सकते हैं, वो ये चीज होती है। समझ में आई? कई बार ये भी पूछते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ ये जो 4.9 दिया ना मैंने, इसमें यही निकालना है आपको, ये चीज निकालनी है। आगे बात समझ? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड तो नेचुरली ग्रेटर देन एक्टिवेशन भी होगा, तो कई बार ये भी बोल देते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे ये निकालने को बोल रहा है। गॉट माई पॉइंट? और इसका नाम है बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, वो अलग होता है, वो प्लस वन में पढ़ा होगा तुमने। इतना करना बेटा, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये 2 दिन का ही है चैप्टर, उसके बाद मैं फिर सरफेस ही, मैं तो सीरियल नंबर वाइज ही चलूंगी, उसके बाद फिर मैं सरफेस स्टार्ट कराऊंगी। वो थेरेटिकल चैप्टर है,
उसका मैंने PDF बना रखा है, मेरे पास टाइप नोट्स हैं, मैं वही शेयर करके उसी में से तुमको पढ़ाऊंगी। बहुत इजी सा चैप्टर है, याद करने वाला ज़्यादा। ये पहले 4 चैप्टर ही थे जो ज़्यादा मतलब समझने वाले हैं, न्यूमेरिकल है। बाकी पूरी केमिस्ट्री में +2 में ज़्यादा चीज़ें आपको याद ही करनी है। आपको 9 चैप्टर्स, तो उसके बाद फिर ऑर्गेनिक है, उसमें समझना और याद करना दोनों चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, टेक केयर।